तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज के अंदर एरे का यूज़ क्या होता है, एरे का यूज़ कैसे करते हैं और एरे के यूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं। तो मैं आप चलता हूँ अपलोड टर्बो सी पर, इस पर डबल क्लिक किया तो इस तरह से जैसे आप क्लिक करोगे तो एक जाना पहचाना इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जो दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई आती है, मैं सब हटा देता हूँ और आपको रिवाइज करके पूरा समझाऊंगा। सबसे पहले हम आएंगे और हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हैश इंक्लूड करके आप लिखिए conio.h। अगर इसका पूरा नाम नहीं पता तो मैं इसका पूरा नाम बता देता हूँ। इसका नाम है कंसोलिडेट इनपुट एंड आउटपुट। फिर क्या काम आता है अगर ये इनपुट फाइल, तो ये दो कमांड को सपोर्ट करेगी। आपके गेट ch को सपोर्ट करेगी जो भी हम यूज़ करने वाले हैं, और दूसरा है हमारा क्लियर स्क्रीन, उसको भी ये सपोर्ट करेगी। तो गेट ch और क्लियर स्क्रीन, ये दो कमांड को अगर आपको यूज़ करना अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे कंसोलिडेट इनपुट आउटपुट, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं conio.h। उसके बाद आप आ जाएंगे, एक नेक्स्ट है stdio। उसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आ जाता हूँ। इसका पूरा नाम है स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट। ये क्या काम आने वाला है आपका, प्रिंट एफ, स्कैन एफ तरह के फंक्शन होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, उनको ये सपोर्ट करता है। तो इसको लिखते वक्त आपको हैश इंक्लूड पे आना है और stdio.h। उसके बाद आपको एटलीस्ट एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम रखना वॉइड मेन। सी लैंग्वेज जो होती है ये प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज कहलाती है। इसके अंदर जो भी चीज़ बनेगी वो फंक्शन में बनेगी। तो यहाँ पे एटलीस्ट एक फंक्शन अगर आप बनाना चाह रहे हो तो वो मेन ही होगा। आप एक से ज़्यादा बना सकते हो खुद के फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं, फंक्शन को डिटेल में पढ़ना तो उसका एक अपना अलग वीडियो है, आप उसको देख सकते हो। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और हमें बनाना है कि एरे होता है क्या। पहले तो मैं आ जाता हूँ, इंटीजर टाइप का एक एरे बनाना चाहता हूँ। मैं कोई 10 वैल्यू स्टोर करने के लिए मैं बनाना चाहता हूँ एक मार्क्स नाम का एरे। उस मार्क्स नाम के एरे में 10 वैल्यू में स्टोर करना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। यहाँ हमने किया है डिक्लेयर एरे ऑफ साइज 10। ठीक है, एक एरे हमने बनाया जिसकी साइज 10 है। क्या इसका मतलब है, स्टोर्स मैक्सिमम 10 वैल्यू इनटू मार्क्स क्या है यहाँ पे हमारा एक एरे का नाम है। तो कहने का मतलब एरे का यूज़ हम लोग इसीलिए करते हैं जब आपको बहुत सारी वैल्यू स्टोर करवानी है एक ही वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है एरे के अंदर की वो जो वैल्यू होने वाली वो सारी नंबर ही होने चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए। था नहीं कि बीच में नाम आ गया या कोई पॉइंट वाली संख्या आ गई। तो इंटीजर मैंने इसीलिए लिखा है, और एरे का मतलब ये होता है एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करना, और वो भी सेम डेटा टाइप की। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मार्क्स नाम का एक एरे बना दिया और हम चाहते हैं 10 वैल्यू को इंसर्ट करना। तो फटाफट से मैं एक लूप बनाऊंगा और उस लूप को मैं रखूंगा 10 का। इसके लिए मैं एक वेरिएबल बनूंगा इंटीजर इंडेक्स। आप कुछ भी नाम रख सकते हो। इंडेक्स क्यों रखा मैंने, क्योंकि हम जो ये सेंटर वाला पॉइंट है जहाँ पे 10 लिखा हुआ है, एक्चुअली इसको हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर जो होगा वो हमारा क्या करेगा, ये पोजीशन बताएगा कौन सी वैल्यू कहाँ जा रही है। तो देखते हैं, अभी मैंने इंडेक्स नाम का वेरिएबल लिया। सबसे पहले 0 से इनिशियलाइज कर दो। इंडेक्स इक्वल टू आपने कर दिया 10, सॉरी इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू आप करिए मैक्सिमम 9, और इंडेक्स को आप करिए प्लस प्लस। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो एरे की इंडेक्स होती है, तो मैं लिख लेता हूँ एरे इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 0, यानी कि इसकी एरे की जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है वो इंडेक्स वैल्यू होगी 0। इसलिए मैंने लूप को भी 0 से स्टार्ट किया है। और मैक्सिमम जो होगी वो होगी, मैक्सिमम के लिए आप कह सकते हैं मैक्स वैल्यू ऑफ इंडेक्स, वो कितनी होगी, तो वो होगी, उसका एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ, n-1, यानी कि जितनी n की वैल्यू उससे एक कम हो जाएगा। इसको भी मैं कमेंट आउट करता हूँ, इसको भी मैं कमेंट आउट करता हूँ। और ये सारी चीज़ें हैं मैं यहाँ पे आपको मिल जाएगी इस प्रोग्राम के साथ ही नोट्स के रूप में। यहाँ आ जाता है, यहाँ मैं कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूँ। ये वाला लूप मैंने क्यों बनाया, ये वाला लूप मेरा करेगा इनपुट वैल्यू इनटू मार्क्स एरे। तो ये कितनी वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं हम, 10। तो मैंने लिखा इनपुट 10 इंटीजर, देख देता हूँ इंटीजर वैल्यू इनटू मार्क्स एरे। चलिए देखते हैं इसको।
जैसे ही लूप चलेगा सबसे पहले इंडेक्स की वैल्यू 0 होगी। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट है /n/n/t और हम चाहते हैं कि प्लीज़ एंटर %d और मैंने लिखा है मार्क्स। अब %d की जगह मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ अभी इंडेक्स। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो इंडेक्स की वैल्यू जब लूप होगा, हम इस लूप में आएंगे, सबसे पहले इंडेक्स की वैल्यू होने वाली है 0। फिर कंप्यूटर आके यहाँ चेक करेगा क्या 0 9 से लेस है, तो यहाँ इसको मिलेगा ट्रू, ये अंदर की तरफ आएगा। यहाँ आने के बाद इस लाइन को प्रिंट करेगा, तो यहाँ आएगा प्लीज एंटर और %d की जगह हमें इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी इंडेक्स की। तो इंडेक्स की वैल्यू सबसे पहले कितनी होगी 0। तो ये हम नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं प्लीज एंटर फर्स्ट मार्क्स। तो आप एक काम करिए, इंडेक्स के साथ +1 कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब वो प्रिंट होगा तो एक जोड़ के प्रिंट होने वाला है। अभी मैं बताता हूँ आपको इसका आउटपुट। कंट्रोल करके अगर मैं F9 करता हूँ, उससे पहले मैं नीचे आ जाता हूँ और मैं करता हूँ गेट CL और यह लगा देता हूँ क्लियर स्क्रीन। ठीक है, ये क्या करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, पोज द स्क्रीन। ठीक है, अब ये लूप चलेगा 0 से 9 मतलब 10 बार चलेगा और 10 बार ये चीज़ प्रिंट होने वाली है। तो चलते हैं पहले आउटपुट स्क्रीन पे। प्लीज एंटर फर्स्ट मार्क, सेकंड मार्क, थर्ड मार्क, इस तरह से लास्ट वाले पे देखिए आप 10th आ रहा है। अब मुझे नंबर डालना थे, तो नंबर किस तरीके से हम डालेंगे, तो नंबर डालने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो है स्कैनएफ। स्कैनएफ कमांड का यूज़ किस तरह से करते हैं, इंटीजर वेरिएबल है तो %d का इस्तेमाल करते हैं, और अगर प्लॉट है तो आप f का इस्तेमाल करेंगे, और c के लिए क्या करेंगे ये आप लोग वीडियो देख रहे हैं जो भी, वो कमेंट करके जरूर बताना कैरेक्टर को कैसे प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ %। अब वैल्यू मुझे ध्यान से देखो, वैल्यू मुझे कहाँ चाहिए, मैंने कोई वेरिएबल तो बनाया नहीं, मैंने एक एरे बनाया है, तो मुझे इस एरे के अंदर ये वैल्यू डालनी है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे एरे का नाम। उसके बाद एरे की कौन सी पोजीशन पे जाएगी, तो एरे के अंदर एक्चुअली 10 पोजीशन बनी है जिसको हम इंडेक्स बोल रहे थे, दैट इज 0 to 9। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इंडेक्स लिख दिया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप इस लूप को चलाएंगे तो यहाँ पे इंडेक्स इक्वल्स टू, अभी इस कंडीशन में 0 है, तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू जाने वाला है वो मार्क्स हो 0 पे जाने वाला है। ठीक, उसके बाद क्या होगा, वापस इंडेक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, इधर आएगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 9, ट्रू मिलेगा इसको। और जब यहाँ आएगा तो यहाँ पे करेगा प्लीज एंटर %d का मतलब 1 + 1 2 यानी कि सेकंड मार्क्स, देन स्कैनएफ हो जाएगा और एंड लगा के हमने वैल्यू जो जाएगी अब हो जाएगी फर्स्ट नंबर पोजीशन। फर्स्ट नंबर का मतलब 0 और 1 सेकंड पोजीशन होगी। तो इस तरीके से ये जो लूप मैंने बनाया है, ये लूप हमारा 10 वैल्यू को स्कैन कर लेगा। आई होप ये आपको समझ में आ जाएगा। अब मुझे उसको प्रिंट भी करवाना है, तो मैं वापस फॉर लूप का इस्तेमाल करूँगा। ये लूप मैं क्यों बना रहा हूँ, मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं डिस्प्ले यहाँ पे कहना चाहता हूँ, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। हमने लिखा प्रिंट और एरे वैल्यू। ठीक है, तो 10 वैल्यू आनी चाहिए, इसलिए हम इसी इंडेक्स का इस्तेमाल करेंगे और उसको रीइनिशियलाइज करके 0 कर देंगे। देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जब ये लूप से बाहर आएगा इंडेक्स, तब इंडेक्स की वैल्यू होगी लगभग 10। यहाँ आएगा क्या 10 9 से छोटा है नहीं है, तो ये बाहर आ जाएगा। बाहर आने का मतलब अगर आप यहाँ पे भी इसको इंडेक्स को प्रिंट करूँगा तो इसकी वैल्यू होने वाली है 10, इसलिए मैंने इसको कर दिया 0 वापस। फिर यहाँ पे वही वाला लूप हमने लिख दिया लेस देन इक्वल टू 9 एंड इंडेक्स प्लस। अब इस लूप में मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करवाना है, तो मैंने प्रिंट कर दिया। क्या प्रिंट करवाना है, कोई इंटीजर है तो मैंने %d कर दिया। और उसके बाद मैं चाहता था कि /n/t का इस्तेमाल कर दिया और मैंने लिखा यहाँ पे %d, ठीक है, कोमा, और यहाँ लिख दिया मैंने हमारे एरे का नाम और उसकी पोजीशन। तो पोजीशन जैसे जैसे लूप बढ़ेगा, पोजीशन या इंडेक्स के हिसाब से चेंज होती जाएगी। अब मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ कंट्रोल + F9 के द्वारा। 3 एरर अभी आई है। ठीक है, थोड़ा सा मैं कमेंट करके पूछना चाह रहा था, लेकिन हर्ष के लिए एक बार ज़रूर कमेंट करें। हर्ष ने इस चीज़ को जल्दी से पकड़ लिया। और उसके बाद और भी प्रॉब्लम हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो जिन जिन को पता है वो ज़रूर कमेंट करना इस वीडियो को देखते हुए। मैं इसको फिलहाल अभी एक कंपाइल करूँगा और मैं देखूँगा आपको ये एरर तो नहीं है। एक बार अल्टर F9। एक एरर हमें मिली फंक्शन प्रिंट के यहाँ पे हमने क्या मिस्टेक की है, बिल्कुल सही है, F हमें लगाना है। अब कंट्रोल F9 करते हैं। जैसे हमने इस प्रोग्राम को रन किया, प्लीज एंटर फर्स्ट मार्क में डालता हूँ, मैं नंबर डालता हूँ सपोज 1 1 11, सेकंड वैल्यू में डालना चाहता हूँ 2 2। ठीक है, अब देखिए एक प्रॉब्लम है, मैं वैल्यू डाल रहा हूँ लेकिन फर्स्ट टाइम में कुछ प्रॉब्लम थी। आगे बढ़ते हैं, 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 एंड 1 0 0। फिर 1 0 1 भी डाल दिया मैंने यहाँ 1 0 1।
अब देखिए वहाँ पे हमारा जो आउटपुट आया 11, 22, 33, 44, 55, 100 ही आया, वो अभी मैंने डाला 101 लेकिन नहीं आया। क्यों ऐसा हुआ? तो आप एक काम करो, स्कैन में कभी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देना है, ठीक है? इस बात का खास ध्यान रखना। कंट्रोल F9 करो, अब डालो कोई नंबर, मैं 11 डाला, 22 डाला, 33, 44, 55, 6, 8, 9, 0 और 12। तो जो वैल्यू मैंने डाली देखिए आपके सामने वो सारी वैल्यू प्रिंट हो गई। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है आपको कि एरे के अंदर हम किस तरह से वैल्यू को इंसर्ट करवाएंगे। एरे आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ रहे हो, C++, जावा, पाइथन, एरे के अंदर एक ही काम होता है। एरे का यूज़ हम इसलिए करते हैं जब हम बहुत सारी वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं। जब भी आप वैल्यू को इंसर्ट करवाएंगे तो आपको लूप की ज़रूरत पड़ेगी, और वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो भी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए लूप हमें पहले आना ही चाहिए। फिर नाउ नेक्स्ट, मान लिया थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक फंक्शन अब खुद का बनाना चाहता हूँ, ठीक है? तो क्या सबसे पहली चीज़ तो क्या हम खुद के फंक्शन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, यहाँ आके मैं उसकी देने वाला हूँ फंक्शन के अंदर प्रोटोटाइप। मैं उसका नाम रखने वाला हूँ वॉइड, और मान लीजिए मैंने उसका नाम रखा रिवर्स, मैंने उस फंक्शन का नाम रखा रिवर्स और सेमीकोलन लगा दिया। सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शन में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला होता है फंक्शन प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब आप समझ लीजिए होता है एक तरह से मॉडल। यानी कि मान लिया आप कोई मॉडल, कोई कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, कोई स्कूल बनाने की आपने सोची है, तो एक जस्ट आप एक इसका एक मॉडल बनाएंगे। छोटा स्कूल में आपने बनाया होगा, तो ये उसका एक मॉडल है। तो इससे हम कंप्यूटर को कहने वाले हैं कि भैया हम एक फंक्शन बनाएंगे जो रिटर्न कुछ नहीं करेगा, और उसका नाम होने वाला है रिवर्स। क्या कोई वो वैल्यू लेके जाने वाला है? वो कुछ भी नहीं लेके जाने वाला है, ठीक है? अभी आएंगे इधर। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं एक फंक्शन को कॉल करूँ, तो फंक्शन को कॉल मैं लास्ट में यहाँ करना चाहता हूँ। तो यहाँ के फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको लिखना पड़ता है रिवर्स। रिवर्स फंक्शन का नाम लिखा और हो गया था। यहाँ पे हमने क्या किया है, FUNCTI फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन की खासियत ये होती है कि एक बार आपको बनाना है, आप कितनी बार उसको कॉल कर सकते हैं। जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार वो सारे जो कमांड्स हैं वो बार बार चलेंगे। अभी देखिए कैसे इसका यूज़ करता हूँ मैंने दो चीज़ कर ली है। मैंने फंक्शन का मॉडल इसको प्रोवाइड कर दिया है, और मैंने एक फंक्शन को कॉल भी यहाँ पे करवा दिया है। अब मुझे इस फंक्शन को बनाना है, तो फंक्शन को अब आपको मेन से बाहर आ जाना है। यहाँ पे मेन से बाहर आके आपको फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, जैसा इसका मॉडल था वैसा वैसा लिख दो, वॉइड रिवर्स लिखना है, दो सेमी ये लगा के। यहाँ पे ये चीज़ मैंने कर दी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये जो नीचे मैं चीज़ बना रहा हूँ इसको बोलते हैं हम फंक्शन डेफिनेशन। यानी कि एक्चुअल में फंक्शन कैसे काम करेगा, कैसे चीज़ों को रिवर्स करेगा, वो सारा कोड में अभी आप डिज़ाइन करने वाला हूँ। ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ सेमीकोलन नहीं लगता, यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगता है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन है। अब इसको कैसे बनाना है, तो जो आप जिस नाम पे आप यहाँ पे मॉडल बना रहे हो सेम वैसा का वैसा लिखना है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें सेमीकोलन लग रहा है, इसकी जगह आप कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। आ जाते हैं यहाँ पे। रिवर्स करने से पहले मुझे एक चीज़ और देखनी है। ये जो मेरा एरे है ये मैंने मेन के अंदर बनाया है, तो मेन के अंदर बनाने से क्या ये लोकल हो गया, मतलब मेन के अंदर ही इसका यूज़ होगा। तो मैं इसको बाहर निकाल के कट करके यहाँ बनाने वाला हूँ, पेस्ट करके। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये मेरा हो गया है एक ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, जो पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और एक होता है लोकल वेरिएबल, जब ये अंदर था तभी लोकल वेरिएबल था, अभी ये ग्लोबल हो गया। यानी कि मेन में भी इसका यूज़ होगा और रिवर्स में भी इसका यूज़ होगा। रिवर्स करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ और /n/n/t, और उससे भी पहले मैं आ जाता हूँ, स्क्रीन मेरी हो जानी चाहिए क्लियर कि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, यानी कि यहाँ से जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो ये कंप्यूटर जंप करके इसके पास आएगा इस जगह पर। यहाँ से पहला कमांड मैंने दिया स्क्रीन क्लियर कर दो, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। उससे पहले मेरे को एक्चुअली इसका कमांड को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट स्विच, ताकि ये वाला आउटपुट आप जो है प्रिंट होते स्टॉप हो जाए। अब आगे रिवर्स पे कॉल हो गया, यहाँ आ गया नाउ प्रिंटिंग रिवर्स डेटा। ठीक है, तो मैं रिवर्स कैसे प्रिंट करूँगा, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको एक फॉर लूप ले लेना है, एक आपको इंडेक्स इक्वल टू 0 वही लूप बना लेना है। इंडेक्स इक्वल टू 0, इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू 9 एंड इंडेक्स प्लस प्लस। ठीक है, इसके साथ आपको प्रिंट कर लेना है, इसको प्रिंट करना है /n/n/t, जैसा ऊपर हमने लिखा है %d, और कोमा आके यहाँ पे हमने कर लिया हमारे एरे का नाम। एरे का नाम है मार्क्स और उसकी पोजीशन है हमारी इंडेक्स। इतना हमने पहले भी बनाया। तो रिवर्स कैसे होगा, रिवर्स इस तरीके से होगा, सबसे पहले आप इंडेक्स की वैल्यू कर दो 9 से इंडेक्स चालू होगी
और इंडेक्स की वैल्यू जब तक बड़ी या बराबर है 0 के तब तक इसको चलाना है, और यहाँ पे हमें एक इंडेक्स को माइनस करना है। तो बेसिकली ये जो हमने लूप बनाया है, इट विल रिवर्स प्रिंट डेटा ऑफ मार्क्स एरे। जो मार्क्स नाम का जो एरे था उसके डेटा को बेसिकली ये लूप क्या कर रहा है, रिवर्स प्रिंट कर रहा है। तो सीधा था, उल्टा चलाया मैंने, ठीक है। फिर चलाते हैं, चेक करते हैं। कंट्रोल F में एक एरर है, एंटर किया अनडिफाइंड सिंबल इंडेक्स। अब देखिए इंडेक्स को आप यहाँ यूज कर रहे हो, ये तो लोकल है, क्यों? क्योंकि ये इंडेक्स हमने उस तरफ बनाया। आप ध्यान से देखिए मेन के अंदर यहाँ पे, तो मेन में तो ये यूज कर पाएंगे। इधर आपको बनाना है तो कोई बात नहीं, आप इसको वापस इनिशियलाइज कर दो, जस्ट लाइक यहाँ पे INT, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने सीखी है कि एरे को रिवर्स करना बहुत आसान तरीके से। 12 और मैं नंबर उल्टे डालता हूँ, 1 1 11 10 9 8 7 6 5 4 3। जो मैंने नंबर डाला आप देखो रिवर्स प्रिंट हो गया। अब हुआ तो नाउ प्रिंटिंग रिवर्स डाटा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नाउ नेक्स्ट एक और फंक्शन में बनाता हूँ जो क्या करेगा, मेरे इन डेटाओं को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएगा, जिसे हम सॉर्टिंग बोलते हैं। वो भी काम मैं एक फंक्शन से करना चाहता हूँ। तो मैं आ जाऊँगा, एक फंक्शन का सबसे पहला काम करूँगा, एक उसका प्रोटोटाइप दिखाऊंगा और मैं उसका नाम रखने वाला हूँ ASC, या मैं किसी भी नाम से मैं फंक्शन बना सकता हूँ। मैं इसको बना देता हूँ CHO, छोटे से बड़ा, ठीक है। एक फंक्शन बनाया छोटे से बड़ा। ये मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो एक्चुअल में वैल्यू को क्या करेगी, जमाएगी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पे मैं आपको वापस बताना हूँ, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने फंक्शन की दी है प्रोटोटाइप, जिसको आप बोल सकते हो मॉडल, ठीक है। अब फंक्शन को कॉल भी कराना पड़ेगा आपको। नीचे आ जाइए, रिवर्स को हमने कॉल करा दिया है। इसके बाद मैं जा रहा हूँ उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जिसका नाम मैंने अभी क्या रखा है, छोटे से बड़ा। तो यहाँ पे आप आइए, CHO, छोटे से बड़ा, ठीक है। एक और मैं बढ़ूंगा, उसको भी बाद में बताऊंगा बड़े से छोटा कैसे बनाते हैं। फिलहाल यहाँ बनाया। अब ये कॉल होगा तो ये फंक्शन क्या करेगा, इसकी मुझे डेफिनेशन बनानी है। तो आपको मेन से बाहर आना है, आप रिवर्स से बाद यहाँ बना सकते हो, या फिर बीच में ये जो दिख रहा है ना, ये इसको यहाँ पे भी आप इसको कोड को कर सकते हो। मैं यहाँ करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ सपोज वॉइड, और मेरे फंक्शन का नाम है CHOT अंडरस्कोर से अंडरस्कोर BADA। यहाँ पे मैं एक दो लूप का इस्तेमाल करने वाला हूँ, नेस्टिंग का इस्तेमाल करने वाला हूँ। और नेस्टिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं वो आपको भी पता चलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाना है। क्यों बनाते हैं अभी आपको पता चलेगा। यहाँ पे आपको एक फॉर लूप लगाना है जिसको इंटीजर इंडेक्स हम नाम देंगे। इंडेक्स इक्वल टू आपको रखना है 0 और इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू 9 एंड इंडेक्स प्लस इतना करना है, कर्ली ब्रैकेट लगाना है। एक 0 से 9 का लूप है, आप इसको कम से कम इतना तो बनाना ही बनाना। आप इससे ज़्यादा बना दोगे तकलीफ नहीं, लेकिन इससे कम बनाओगे तो तकलीफ होगी, ठीक। ये हमारा कहलाने वाला है हमारा आउटर लूप। आ जाते हैं इनर लूप पे। इनर लूप हमारा क्या करने वाला है, बेसिकली उन डेटाओं को एक्चुअल में जमाएगा। कौन? इनर लूप। कैसे जमाएगा देखिए, मैंने एक फॉर लूप लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे इंटीजर, मैं एक काम करता हूँ, इंडेक्स की जगह मैं लिख देता हूँ रो, थोड़ा सा ठीक रहेगा। रो बराबर 1, क्योंकि इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। इसको बस मुझे ये करना है कि इसको 10 बार चलाना है, तो 1 से 10 तक, और मैंने यहाँ पे कर दिया है रो, यानी कि 10 रो, यानी कि 10 बार ये लूप चलेगा। और 10 बार लूप चलेगा तो ये इसके बाद है। इसके बाद आके मैंने यहाँ पे बनाया इंडेक्स बराबर 0, इंडेक्स इज लेस देन इक्वल्स टू, और मैं इस बार 9 नहीं करना। यहाँ ध्यान रखना, अगर आपने 9 किया तो मामला गड़बड़ है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप यहाँ पे 9 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आपको 8 ही लिखना है। 0 से लेकर 8, मतलब ये लूप 9 बार चलेगा, 10 बार नहीं चलाना। मतलब इससे ज़्यादा चलाए नहीं और आपका आउटपुट आएगा नहीं। क्यों नहीं आने वाला वो भी बताऊँगा अभी थोड़ी देर। इंडेक्स में जाओ, प्लस प्लस करो, उसके बाद आप आ जाओ इस तरह के कर्ली ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि अब सारा काम यहाँ होने वाला है। एक्चुअल में अब मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा मुझे करना है क्या, छोटे से बड़ा, तो मतलब छोटी संख्याओं को मुझे आगे रखना है, ठीक। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल मान के चलता हूँ, जो मेरा इनपुट है तो यहाँ पे मैं कमेंट आउट करता हूँ ताकि आप लोग अच्छे समझ पाए। मेरा जो इनपुट है एरे का कुछ इस तरह से है, 1 है, फिर मान लिया सेकंड वैल्यू हो गई हमारी 5 है,
थर्ड वैल्यू हमारी 3 है, फिर 4 है, देन उसके बाद 7 है और मान लिया 9। ये एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया। अब क्या है कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा और -4 कर रहा हूँ, मान लिया मेरा ये इनपुट है, तो मुझे इसका आउटपुट क्या चाहिए, मुझे इसका आउटपुट चाहिए और इस तरह का। सबसे पहले मुझे चाहिएगा -4, उसके बाद मुझे -4 के बाद क्या आने वाला है, सबसे बड़ी संख्या 1 है, आप 1 लिखेंगे, फिर आएगा 3, तो 3, फिर आप लिखेंगे 5, देन उसके बाद 7, देन 9। तो इस तरह का मुझे एक आउटपुट बेसिकली चाहिए था, तो इसके लिए ही मैं इस लूप को बनाया है। अंदर वाला लूप फिर बता रहा हूँ, मैक्सिमम 9 बार चलेगा, कितना मैक्सिमम, और आउटर लूप मिनिमम 10 बार चलेगा। मिनिमम मतलब कम से कम इतना चलना चाहिए। इससे क्या ड्रॉबैक्स है अभी देखना, मैं अगर कम ज़्यादा करूँगा, मैं आऊँगा और मैं बोलूँगा कंप्यूटर को कि भैया यदि जो हमारा एरे है उसकी जो फर्स्ट पोजीशन है दैट इज 0। अभी सबसे पहले इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0 है। मान लेते हैं हम ये सबसे पहले प्रोग्राम चल रहा है, ये हमने इनपुट डाल दिया है और हम इस प्रोसेस में आ चुके हैं, इसको कर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आएगा इंडेक्स की वैल्यू भी 0 है, क्या 0 8 से लेस है, हाँ है। यहाँ आएगा इंडेक्स की वैल्यू हो गई अभी 0 का मतलब यहाँ पे मेरा ये वाला एलिमेंट की बात होगी, 1 की बात होगी। हम इसको कह रहे हैं कि अगर ये बड़ा है किससे, सॉरी हाँ बड़ा है किससे, अगली वाली संख्या। तो अगली वाली संख्या को देखो मैं कैसे कैप्चर करता हूँ, मुझे चाहिए 5, कंपेरिजन करना है। मैं 5 को कैसे लूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मार्क्स, सॉरी मुझे यहाँ आना है और मुझे लिखना है मार्क्स। मार्क्स लिखने के बाद मैं यहाँ पे आके लिखूँगा इंडेक्स +1 लगा रहा हूँ। ध्यान से देखना, इंडेक्स +1 लगाने से क्या होगा, यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू मानी जाएगी 1 और फर्स्ट टाइम है। जब ये 0 होगा तब इधर आपको 1 होगा, जब ये 1 होगा तो उधर 2 होगा, इधर 2 होगा तो उधर 3 होगा, हमेशा एक आगे ही रहेगा। और मैक्सिमम मैंने इसको कहाँ तक चलाया, 8 का मतलब 9th पोजीशन, और जब ये 9th पे होगा तो कहीं ना कहीं हम 10th वाली पोजीशन को कंपेरिजन कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने इसको इतना कहा कि अगर फर्स्ट वाली वैल्यू तुम्हें बड़ी मिलती है, फर्स्ट वाली वैल्यू आपको बड़ी मिलती है, तो इस कंडीशन में तो नहीं मिल रही है, ठीक है, नहीं होगा। अगली बार आप लूप चलेगा 5 और 3 को पकड़ेगा जब इंडेक्स वैल्यू हो जाएगी तो, और फिर आगे बढ़ेगा, फिर नहीं होगा। अब आएगा जब 3 और -4 की जब बारी आएगी, इसकी बारी, यहाँ पे ये देखिएगा क्या है, 3 -4 से बड़ा है, हाँ ये बड़ा है 3 -4 से। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस -4 को इधर लाना और 3 को लाना है इस जगह। ये मैं कैसे करता हूँ, इसको बोलते हैं स्वेपिंग। जो हमने टेम्प बनाया था ऊपर, ये इसी का काम करेगा। तो मैं सबसे पहले जो बड़ी संख्या है मैं मान के चल रहा हूँ, हम लोग यहाँ आ गए और ये कंडीशन ट्रू मानी गई है। जब इसकी वैल्यू 3 होगी और इधर की वाली वैल्यू होगी -4, यानी कि बड़ा है, तो मैं बड़ी संख्याओं को टेम्प में स्टोर कर लूँगा। टेम्प में लेता हूँ मैं बड़ी संख्या को, तो डेफिनेटली बड़ी वाली संख्या मेरे पास ये वाली है, मैं यहाँ लिखूँगा मार्क्स देन इंडेक्स। ये लिखने के बाद मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया बड़ी संख्या को, तो टेम्प में मेरा कितना आ गया है, जरूर आप कमेंट करके बताना। जब आप इसका कंपेरिजन कर रहे हैं तो यहाँ 3 इसकी वैल्यू है, तो टेम्प में कितना आया जरूर बताना। उसके बाद जब बिग नंबर है मेरा मार्क्स ऑफ इंडेक्स जो मैंने लिख दिया है, उसकी जगह में मुझे वो -4 लाना है, यानी कि ये -4 मुझे इधर लाना है। तो ये -4 मुझे कैसे हासिल होगा, मुझे ये वाला -4 इससे हासिल हो जाएगा। ये इक्वेशन आप यहाँ लिख दो, मार्क्स ऑफ और इंडेक्स +1, ऐसा लिखने से -4 अब इस जगह आ गया। ठीक है, अब मुझे 3 को भी तो यहाँ डालना है इस तरफ, तो 3 मेरा पड़ा हुआ इधर टेम्प के अंदर, तो आ जाओ इधर। अब आप इधर करेंगे मार्क्स ऑफ इंडेक्स +1, यानी कि -4 वाली पोजीशन पे आपको डालना है, कितना डालना है, थोड़ा सा मैं सिंटेक्स को सही कर लेता हूँ, ये +1 और यहाँ पे आपको डालना है टेम्प। तो टेम्प में जितनी वैल्यू थी 3 थी इस कंडीशन में, तो वहाँ चली जाएगी। अब मान लिया मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये -4 यहाँ आ जाएगा, फिर 3 यहाँ आ गया, फिर इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वो कंपेरिजन करेगा 3 और 7 को, तो ऑलरेडी 3 पीछे है 7 पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या 7 और 9 को आगे पीछे करने की जरूरत है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो वन टाइम में जब ये लूप चल गया ना, तो ये -4 खिसक के यहाँ आया, ठीक है, लेकिन ये लूप मेरा खत्म हो गया। -4 यहाँ आया, इसने देख लिया कि सब कुछ चलता है, यहाँ 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 यही गड़बड़ था, इसने इसको सही कर दिया। अब समझना, ये -4 को यहाँ थोड़ी रखना, -4 को तो यहाँ रखना है, इसलिए इस प्रोसेस को अभी मुझे और करना है। तो इसको और करने के लिए अब ये मैंने लूप जो बाहर का लगाया, आउटर लूप की जो बात कर रहे हैं हम, ये वाले लूप की, ये लूप अब रो की वैल्यू हो जाएगी 2,
2 की हो जाएगी तो अब ये वापस इस लूप को कंपैरिजन करना, वापस उसी क्रम को चालू करेगा। अब ये 1 और 5 को करेगा, कुछ नहीं करना, 5 और -4 को करेगा क्योंकि -4 अब यहाँ आ चुका था। तो इस कंडीशन में वापस ये सारा चेंज होगा और -4 आपका आ जाएगा यहाँ पे। फिर ये आपका 5 यहाँ आ गया और यहाँ पे रहेगा आपका 3। तो देखिएगा हाँ यार 5 और 3 तो बड़ा है, ये 3 को यहाँ डालेगा, 5 खुद यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिएगा 5 और 7 नहीं, 7 और 9 नहीं। अब जैसे ये पूरा कंप्लीट होने के बाद वापस ये रो की वैल्यू हो जाएगी, नेक्स्ट एक और बढ़ेगी, तो दोबारा ये प्रोसेस को करेगा। इस बार 1 और -4 इसको यहाँ मिलेगा, तो ये -4 को यहाँ लेकर जाएगा। तो आई होप इस तरह का प्रोसेस को चल रहा है, धीरे धीरे आप समझ जाओगे। मैं इसको टेस्ट करता हूँ, मैं कोई माइनस वैल्यू डालता हूँ, मैं यही डालता हूँ सपोज 1 2 3 4 5, उसके बाद मैं रिवर्स डाल रहा हूँ 10 9 8 7 एंड 6। तो सबसे पहले तो मेरा ये वही वाला आउटपुट है जो हम पहले प्रिंट करवा रहे थे डिस्प्ले। अब मैंने इसको किया नाउ प्रिंटिंग रिवर्स डाटा, तो 6 7 8 9 10 5 4 3 2 1। क्या हमारा डेटा प्रिंट करवाया? ओके, हमने अभी डेटाओं को प्रिंट नहीं करवाया, देखिए रिवर्स तो हो चुका है, इस प्रोग्राम से हमने रिवर्स कराया लेकिन प्रिंट नहीं करवाया। अब देखिए प्रिंट करवाने के लिए हमने एक फंक्शन बना रखा है ऊपर डिस्प्ले, ये देखिए ध्यान से, मैं इसको कॉल करवा लूँगा। क्या हमने मैं रिवर्स को बनाया था, तो रिवर्स को ले लेते हैं हम, बस कुछ नहीं, यही आ गया, सारा काम हमारा हो गया, ये हमारा फंक्शन खत्म हो गया। अब यहीं पे मैं हमारा कर देता हूँ डिस्प्ले मार्क्स डेटा। उसके लिए आपको एक लूप लगा लो, वही इंडेक्स इक्वल टू 0 आप कर लीजिए और इंडेक्स लेस देन इक्वल टू 9 एंड इंडेक्स ++। इतना करने के बाद आप कर लो प्रिंट और /t %t और मार्क्स ऑफ इंडेक्स। चलिए आप चेक करते हैं, एक एरर है अनडिफाइंड सिंबल इंडेक्स, अगर ये एरर है तो यहाँ बना डालो, 2 मिनट लगता है। मैंने लिखा 1 2 3, फिर मैंने लिखा वापस -1 -2 और -3, यानी कि मैं कॉम्प्लिकेटेड देता हूँ। फिर 4, फिर -4, फिर मैंने दिया 5, फिर मैंने दिया -5। तो ये मेरा एक्चुअल डाटा था 1 2 3, फिर -1 -2 मैंने इस तरह का दिया। उसके बाद मैंने उसको रिवर्स प्रिंट करवाया था, और रिवर्स प्रिंट कराने के साथ ही आप देखिए यहाँ पे मैं एक्चुअली प्रिंट करूँगा इसके बीच में सॉर्टेड डेटा। जब ये प्रिंट होगा उससे पहले मैं चाहूँगा स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा, नाउ ASCENDING असेंडिंग डेटा विल प्रिंट, ऐसा लिखा हुआ आएगा। कब आएगा? जब ये प्रिंट करने से पहले, और उससे पहले गेट CS कर लेंगे हम। और ठीक है, चेक करते हैं। मैंने डाला 1 2 3 4 5 6, फिर मैंने डाला वापस 9 8 सॉरी -1 डाल देता हूँ, -3 डालता हूँ और -4 डालता हूँ, फिर मैंने डाला -10। तो सबसे जो छोटा होगा इसमें से हमारा क्या होने वाला है? -10। तो पहले ये हमारा आउटपुट हटाओ, इसको बैठाओ, नाउ असेंडिंग डेटा विल प्रिंट। जैसे मैंने एंटर किया तो -10 -4 -3 -1 आ चुका है। बहुत बढ़िया, यहाँ तक आप लोग जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, कोडर बनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करना। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर का मैं 2 मिनट में बना देता हूँ। आपको 3 चीज़ें करनी है, समझ रहे हो? इसमें इस क्लास में आपने 2 चीज़ें सीख ली, फंक्शन बनाना भी सीख लिया, आपको सबसे पहले उसका मॉडल बनाना है। तो मैं एक बनाने वाला हूँ, छोटे से बड़ा, तो मैं लिख देता हूँ बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। किन किन लोगों को ये नाम पसंद आया फंक्शन का ज़रूर कमेंट करना। मैं इसको अब कॉल करूँगा। जब भी फंक्शन बनाया जाता है पहले मॉडल दो, सी लैंग्वेज के अंदर कॉपी दो, फिर पेस्ट करो। C++ में आपको मॉडल देने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको यहाँ लिख दूँगा बड़े से छोटा। स्पेलिंग देख लेना, और कहीं अगर गलती हो जाए तो मुझे थोड़ा सा बता देना। अब मैं क्या करूँगा, कुछ 1 सेकंड में ये बन जाएगा। बस आप इसको कॉपी कर लो, जो अभी हमने बनाया था इसी को करो कॉपी। मैं यहाँ ऊपर आ रहा हूँ इस जगह, और मैं इसको करूँगा प्रिंट। एडिट में जाके मैं इसको करूँगा पेस्ट। ठीक है, कंफ्यूज मत हो, कुछ भी नहीं है, मैं अभी दिखा देता हूँ। पहले वाला था हमारा, पहले वाला देखो ये नीचे था हमारा, पहले वाला नीचे है, ऊपर आ गया हमारा नया वाला, नया वाला आ गया। इसका भी नाम सेम है तो इसको थोड़ा बड़ा, बड़े से छोटा। सिर्फ एक तो आपको यहाँ चेंज करना है, फंक्शन कॉल हमने कर ही दिया था। अब इधर आ जाओ, ये सब कुछ यही रहने वाला है, आपको सिर्फ ये चिन्ह चेंज करना है, दैट्स ऑल। सिर्फ ये चेंज करते हमारा काम हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। एक और करना है, नाउ
असेंडिंग की जगह हमें लिखना है डिसेंडिंग, DESCENDING, डिसेंडिंग डाटा विल प्रिंट। उससे पहले ठीक है, आई थिंक सब कुछ ठीक है, मैं रन करके देखता हूँ। मैं वैल्यू डालूंगा 1 2 3 4, फिर मैं डालूंगा -4 -3 और उसके बाद रेगुलर 5 6 7 87, ठीक है, तो पता चल जाएगा आपको। अभी ये हालात है हमारे पास 1 2 3 4। नाउ नेक्स्ट, नाउ प्रिंटिंग रिवर्स डाटा, ये भी हमने देख लिया। नाउ असेंडिंग डेटा आएगा हमारा, -4 सबसे ऊपर और 87 सबसे नीचे। अब हमारा डिसेंडिंग डेटा आने वाला, उसमें हमारा 87 टॉप पे और -4 सबसे लास्ट में चाहते हैं। 87 टॉप पे, -4। तो ये था हमारा वीडियो के अंदर एक और पार्ट, जिसके अंदर हमने सीखा कि हम किस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग के लॉजिक्स लगाते हैं। यही लॉजिक आपको जावा, पाइथन, PHP कुछ भी लैंग्वेज सीखते हो आपको इसी तरह के लॉजिक्स लगाने हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर मान लिया मुझे उन डेटा को सर्च करना है, इस तरह का एक प्रोग्राम बनाना है कि मुझे कोई डाटा इंसर्ट करवाना है और मैं चाहता हूँ वो डेटा मेरे उसके अंदर है या नहीं। तो मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा, उस फंक्शन का नाम मैं रखने वाला हूँ, एक फंक्शन बनाना हूँ मैं रिटर्न वाला। रिटर्न टाइप के कैसे बनाते हैं, इंटीजर लिखना है और इस फंक्शन का नाम होगा मेरा फाइंड। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। ये इसका मॉडल देखना, अभी 2 मिनट में मजा आने वाला आपको। मुझे ये मैंने क्या किया, ये फंक्शन मेरा क्या करेगा, फाइंड्स मार्क्स इफ प्रेजेंट्स PRESENTS, अगर उसके अंदर होगा तो प्रिंट पोजीशन, ठीक है, प्रिंट पोजीशन। उसकी पोजीशन बताएगा कि कौन से नंबर पे, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, ये आपको बताएगा। चलिए यहाँ आता हूँ मैं। दूसरा मुझे काम करना है, फाइंड मुझे कॉल करवाना था। आप कहीं भी करवा सकते हो इनपुट के बाद। मैं सबसे पहले पॉइंट को ही कॉल करूँगा, यहाँ आऊँगा और मैं कॉल करूँगा भैया फाइंड को। अब एक बात ध्यान रखना, ये वाला हमारा फंक्शन रिटर्न करने वाला बनाया मैंने इंटीजर। तो यहाँ पे जब भी कोई फंक्शन आप बनाते हैं जो रिटर्न करता है, तो इसके लेफ्ट साइड में आपको एक वेरिएबल बना लेना जिसका नाम होगा आर डेटा, यानी कुछ भी नाम रखो, रिटर्न डेटा। मैंने इसका आर डेटा मीन्स रिटर्न डेटा, यानी कि फाइंड जो भी वैल्यू लेके आएगा वो मैं किस में डाल दूंगा, आर डेटा के अंदर डाल दूंगा। उसके बाद मैं यहीं पे आर डेटा को प्रिंट करवाने वाला हूँ, /n और यहाँ पे मैंने कर दिया है आर डेटा फाउंड एट पोजीशन इक्वल टू %d और मैंने कर दिया है r_डेटा। ये मुझे बताएगा कौन सी पोजीशन पे मिलेगा। अब कैसे बताएगा, उससे पहले हम आ जाते हैं। आर डेटा की जो वैल्यू होगी सबसे पहले होगी 0, क्या होगी, रिटर्न डेटा में क्या पड़ा हुआ 0, और यहाँ पे मैंने कर दिया आर डेटा वापस, वो बदल जाएगा फाइंड के आधार पे। अगर आएगा, अगर उसमें मिलेगा तो वो 1 लेके आएगा और नहीं मिलेगा तो 0 लेके आएगा। कैसे इसको करता हूँ, मैं यहाँ आ जाता हूँ और इस फंक्शन को जस्ट मुझे अब कुछ नहीं करना। ये जो मैं फंक्शन बनाया फाइंड का, इसको मुझे बनाना है। बनाने के लिए मैं जगह ढूंढूंगा, बीच का गैप ये रहा मेरा, यहाँ बना सकते हो वॉइड मेन के जस्ट बाद, ठीक है। यहाँ पे मुझे इंटीजर ही लिखना है क्योंकि मैंने ऊपर मॉडल में क्या दिया, ये देखो मैंने इसके मॉडल में दिया इंटीजर फाइंड। तो इसी तरीके से आपको ये ध्यान रखते हुए यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है, इंटीजर आ जाओ और यहाँ आगे लिखो आप फाइंड, कर्ली ब्रैकेट लगा दो इस तरीके से। ये क्या करेगा, एक लूप चलाएगा जिसके अंदर इंडेक्स नाम का एक वही वेरिएबल में यूज़ करने वाला हूँ, 0 लूँगा और इंडेक्स की वैल्यू >9 करने वाला हूँ और इंडेक्स को ++। ये 10 का एक लूप है क्योंकि मुझे 10 वैल्यू को चेक करनी है। मान लिया मैं 10 संख्या डाल ली और मैं किसी संख्या को ढूंढ रहा हूँ, हो सकता है वो संख्या लास्ट में हो, तो मैं बोलूँगा इफ, उससे पहले यहाँ पे मैं एक वेरिएबल और मुझे बनाना पड़ेगा जिसका नाम मुझे रखना है जो मैं वर्ड ढूंढना चाहता हूँ, जस्ट लाइक यूजर। तो मैं यहाँ आ जाऊँगा, प्रिंट एफ करूँगा और /t प्लीज एंटर मार्क्स यू वांट टू फाइंड, जो आप ढूंढना चाहते हो, यू वांट टू फाइंड, ठीक है। जो भी बंदा वैल्यू डालेगा वो हम कर लेंगे स्कैन यूजर के अंदर। तो यह %d करके मैंने उसको कर लिया, यानी कि जिस वैल्यू को मुझे ढूंढना है उसका। ये लॉजिक मैं आपको बताना चाहता हूँ कहाँ काम आता है बेसिकली रियल लाइफ में। जब आप वेबसाइट पे जाते हो, आपका बोर्ड का रिजल्ट देखते हैं, तो बोर्ड के रिजल्ट के अंदर आप लोग क्या चाहते हो, एक वेबसाइट पे अपना रोल नंबर डालते हो और आप सर्च करते हो वो है या नहीं है उसका डेटा। तो वहाँ इस तरह की चीज़ें, ये लॉजिक लगने वाला है, तो आप इसको ध्यान से देखो। मैंने कहा यदि जो मेरा एरे है और उसकी 0 वाली जो लोकेशन है, उसके जो वैल्यू है वो अगर बराबर है किसके, यूज़र की, यानी कि अगर वो मिल जाता है तो रिटर्न कर दे,
RETUR रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या कर दो आप, इंडेक्स प्लस 1, क्या कर दो, इंडेक्स प्लस 1। अब इस बात को समझना, मान लिया पहली बार में ही वो वैल्यू मिल गई, पहली बार में ही वो वैल्यू मिल गई, इंडेक्स की वैल्यू 0 थी, और मान लिया जो भी वैल्यू मैं ढूंढना चाह रहा था बंदे ने वही डाली और फर्स्ट में ही वो मिल गई, तब इंडेक्स का मान सबसे पहले 0 होगा। तो मैं रिटर्न यहाँ पे करा रहा हूँ 1 प्लस 1 करके, यानी कि ये लेके जाएगा 1, ये 1 लेके जाएगा, वो 1 लेके जाएगा, तो ये सीधा 1 आ जाएगा इसके अंदर आर डेटा के अंदर, इसमें आ जाएगा आर डेटा में, क्योंकि हमने उसको रिटर्न करवाया। अब मान लिया वो कभी मिलेगा ही नहीं उसको वैल्यू, समझो यहाँ पे क्या हो गया, मान लिया 0 पे चेक किया नहीं मिली, फिर यहाँ आएगा इंडेक्स 1 करेगा, तो 1 वाले यूजर से मैच हो रही नहीं हो रही, फिर सेकंड करेगा, फिर यहाँ आएगा 2 वाली मैच हो रही नहीं, फिर यहाँ 3 करेगा, ऐसे चलता 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 ये लास्ट में देखिए अगर इसको मिला ही नहीं मिला तो ये क्या करेगा, कुछ रिटर्न करेगा नहीं, और करेगा नहीं तो यहाँ आएगा, यहाँ आके जो आर डेटा था मेरा, सॉरी यहाँ पे आ जाइए, ये रहा मेरा आर डेटा, मैं इसको प्रिंट कराने से पहले लिख दूंगा इफ आर डेटा इक्वल्स टू 1 है। अगर आर डेटा की वैल्यू 1 आती है उधर से, तो 1 कब आएगी, जब वो मैच होगा, तो हमने उसको कर दिया डेटा बाउंड एट पोजीशन आर डेटा। चलिए चेक कर लेते हैं, मैं कोई नंबर डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 78 9 एंड 0, ये मेरा ये रहा, ये मेरा ये रहा, और फाइंड के लिए आ गया है। अब मैं इसमें से ढूंढना चाहता हूँ, देखना मैं, आप बताओ कमेंट करके क्या नंबर ढूंढूं, ठीक है, आप बताओगे वो भी ढूंढ लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं अभी ढूंढ लेता हूँ। मान लिया इसकी पोजीशन नंबर सेकंड वाले को ढूंढते हैं, लास्ट वाले को, 0 कौन सी पोजीशन पे मुझे दिख रहा है नीचे है, मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ 0 को, तो इसने एंटर करके बताया नाउ प्रिंटिंग रिवर्स डेटा, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, क्या प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, हमने गेट CS नहीं लगाया है, यहाँ पे आपको लगाना है गेट CS ताकि स्क्रीन रुक जाए, ठीक है। अब देखना क्या होगा, चलाया मैंने, मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 78 हो गया, कोई बात नहीं, 4 5 ओके, कोई बात नहीं, 5 आ गया, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैं सर्च करना चाहता हूँ 78 को, तो ये मेरा कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 8 पोजीशन पे, 10 9 8, ठीक है, तो मैं सर्च करता हूँ 78 को, जैसे एंटर किया मैं एक काम करता हूँ, फालतू की चीज़ों का भी कमेंट करता हूँ, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या करना है, इंसर्ट कराना है और फाइंड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मैं 10 लिखा, और मैं ढूंढना देता हूँ 5 को, ठीक है। तो देखता हूँ मैं स्कैन में कोई दिक्कत है, मुझे लग रहा है इसके बिल्कुल, यहाँ पे आ जाइए फाइंड वाले स्कैन में, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, लिखा है X1 बिल्कुल ले रहा है, ये और ले रहा है, ओके, यहीं पे मैं डाउट करता हूँ, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहीं पे मैं कोई रिटर्न नहीं करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट /n/d डेटा फाउंड एट लोकेशन इक्वल्स टू और %d बस होगा, बस कुछ नहीं करना मुझे, बस अब एक काम करना, जो मैंने फाइंड के लिए मैंने ये INT लगाया है ना, इसको हटा के वॉइड कर दो, और ऊपर वाला भी क्या करो, वो INT यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है, ये सारा कोड बिल्कुल हटा दो, सारा हटा दो, अभी इसमें बस हम इनपुट करेंगे और फाइंड करेंगे, और यहाँ पे इसके मॉडल को भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगी, वॉइड कर दिया पड़ेगा, ठीक है। देखो मैं INT रखता ना, तो अभी क्या एरर आती है, अभी देख लो, कंपेरिजन तो एक एरर आएगी, टाइप मिसमैच इन रीडिक्लेरेशन ऑफ फाइंड, तो रीडिक्लेरेशन में प्रॉब्लम है, ये कि आपने ऊपर तो INT लिखा है, यहाँ पर वॉइड कर रहे हो, तो आपको इसके मॉडल के हिसाब से चलना है, तो मैं इसको मॉडल को वॉइड कर देता हूँ। चलिए रन करते हैं, यहाँ पे मैंने डाला 1 2 3 4 5 6 7 8 29 एंड 9 और 1 to 12, फिर आगे मैं 1 to 12 को ढूंढना चाह रहा था, डेटा फाउंड एट लोकेशन 12, नाउ और ढूंढते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा, -4 -5 -3 3 3 3 3 35 8 9 10, मैंने क्या है, मैं सर्च करना चाहता हूँ -5 को, ठीक है। तो जैसे आप करेंगे तो मेरा डेटा फाउंड एट लोकेशन, तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से हम एरे की वैल्यू को इंसर्ट कराते हैं, प्रिंट करवाते हैं, रिवर्स हम उसको करवा सकते हैं, और उसके बाद हम उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करवा सकते हैं। उसके बाद हमने एक फाइंड का एक प्रोग्राम बनाया इसी एरे के थ्रू करके। ये सारे लॉजिक बड़े इंपॉर्टेंट है, आप फ्यूचर में BTech BCA MCA जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, तो डेटा स्ट्रक्चर में आपका बहुत ज़्यादा इसका रोल रहने वाला है, DS विद C++
प्लस प्लस पढ़ोगे ना तभी लॉजिक डेवलपमेंट काम सीखते हो आप लोगों में और अलग से आप 10-12 हज़ार रुपये देते हो। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही।